वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी इकोलॉजी वाली यूनिट का चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। If an alien from a distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. अब ये कह रहे हैं कि मान लो कोई एक एलियन आता है दूसरी गैलेक्सी से हमारे प्लानट पे, तो वो सबसे पहले देखेगा कि क्या हक अमेज हो जाएगा, एकदम चौंक जाएगा कि वाओ यहाँ कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, ये सारी चीज़ें देखकर। इवन फॉर ह्यूमंस द रिच वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद विच दे शेयर दिस प्लानट नेवर सीजेस टू एस्टोनिश एंड फैसिनेटर्स कि इवन जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमारे लिए भी वो काफ़ी फैसिनेटिंग होता है। The common man would find it too hard believe that there are more than 20,000 species of ant. एक आम इंसान के लिए, एक आम नागरिक के लिए ये मानना, ये इस पे यकीन करना मुश्किल होगा कि 20,000 से ज़्यादा स्पीशीज़ किनकी हैं, चींटियों की, और लगभग 3 लाख स्पीशीज़ हैं बीटल्स की, 28,000 स्पीशीज़ हैं फिशेस की, और नियरली 20,000 स्पीशीज़ हैं ऑर्किड्स की, कि इन सब की इतनी डिफरेंट वैराइटीज़, डिफरेंट स्पीशीज़ मिलती हैं। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. जो इकोलॉजिस्ट हैं, जो हमारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वो सब ये जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका क्या महत्व है जो इतनी डाइवर्सिटी है। कैसे कर रहे हैं वो? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ के, लाइक वाई आर देयर सो मैनी स्पीशीज, डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट द अर्थ हिस्ट्री, हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन केम अबाउट, how and why this diversity important to the biosphere, would it function any different। मतलब इनके बेसिकली यही क्वेश्चन है कि डाइवर्सिटी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, कि ऐसी डाइवर्सिटी कहीं और भी है अर्थ के अलावा, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे बायोस्फीयर के लिए, अगर वो क्या किसी अलग तरीके से काम करने लगेगा हमारा बायोस्फीयर अगर डाइवर्सिटी थोड़ी बहुत कम ऊपर नीचे हो जाए, और कैसे इंसानों को इस सब चीज़ों से बेनिफिट है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। पहली बात कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। इन आर बायोस्फीयर, अगर हमारे बायोस्फीयर की बात करें, बायोस्फीयर हम समझ के आए हैं हमारी वीडियोस में, लास्ट चैप्टर्स की वीडियोस में, कि बायोस्फीयर क्या होता है। इन आर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी। तो अब तुम समझ सकते हो कि डाइवर्सिटी को हम हेट्रोजेनिटी भी कहते हैं। एग्जिस्ट नॉट ओनली दैट द स्पीशीज़ लेवल, जो डाइवर्सिटी है जो सिर्फ स्पीशीज़ लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि सारे लेवल्स पे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, एक मैक्रो मॉलिक्यूल से लेके सेल से बायोम तक हर जगह तुमको डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियो बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म थी किसने पॉपुलराइज करी थी? एक सोशियो बायोलॉजिस्ट है, कौन? एडवर्ड विल्सन, इन्होंने करा था। To describe the combined diversity at all level of the biological organization, the most important of them are, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अलग अलग टाइप की जो हम डाइवर्सिटी देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, मतलब डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ जीन्स। A single species might show higher diversity at the genetic level over the distributional range, कि एक सिंगल स्पीशीज़ भी, अभी तो हम पढ़ रहे थे कि अलग कि 20,000 स्पीशीज़ हैं आंट की, अब उसमें से एक स्पीशीज़ को उठा लें तो एक स्पीशीज़ भी क्या दिखाती है? हायर डाइवर्सिटी दिखाती है अपने जेनेटिक लेवल पे, ओवर ए डिस्ट्रीब्यूशनल रेंजेस, कि कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे बटी हुई है। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट, जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जेनेटिक वेरिएशन दिखाता है एक मेडिसिनल प्लांट जिसका नाम है रॉ वोल्फिया वोमिटोरिया, ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस। वो कहाँ ग्रो करता है? डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में ग्रो करता है। किसके टर्म्स में वो कहाँ डाइवर्सिटी देख सकते हैं? उसकी पोटेंसी के फॉर्म में, उसकी कंसनट्रेशन की फॉर्म में, और क्या एक्टिव केमिकल, कौन सा केमिकल मिलता है? रेस्पायरिन। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रेस्पायरिन कहाँ मिलता है, किस प्लांट में मिलता है, कहाँ पाया जाता है, और किस लेवल पे उसकी डाइवर्सिटी है। तो जो हिमालयन रेंजेस में मिलता है रॉ वोल्फिया वोमिटेरिया, वो कैसे दिखाता है कि उसकी पोटेंसी और जो कंसंट्रेशन है वहाँ पे केमिकल का वो अलग हो सकता है कि जो प्लांट प्रोड्यूस करता है। इंडिया में मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं किसके? राइस के। 50,000 से ज़्यादा जेनेटिकल स्ट्रेन्स हैं राइस के, और वहीं पे 1,000 वेराइटीज़ हैं किसकी? मैंगो की। और हम गिनती की 3-4 मैंगो वगैरह और चावल वगैरह खाते हैं, और है कितने? 50,000 से भी ज़्यादा और 1,000 से भी ज़्यादा मैंगो की। अब है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी, ये तो हमने देखा एक स्पीशीज़ भी जेनेटिक लेवल पर डाइवर्स करती है। फिर हम जा रहे हैं कि स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी क्या क्या है। डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज़ लेवल, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम देखें कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे ज़्यादा एम्फीबियंस मिलता है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स। ये भी PYQ में पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा एम्फीबियंस मिलने वाला है, ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलने वाली है, या ईस्टर्न घाट्स पे? तो NCERT कहती है कि वेस्टर्न घाट्स पे ज़्यादा ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज़ है एज़ कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट्स।
Ecological diversity at the ecosystem level, India, for the instance, with its deserts, rainforests, mangroves, coral reefs, wetland, estuaries, and alpine meadows, has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. अब कह रहे हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें तो जो इकोसिस्टम लेवल है इंडिया का, वहाँ पे डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स हैं, कोरल रीफ्स हैं, वेटलैंड है, एस्चुरीज हैं, ये सारी चीज़ें हैं, अल्पाइन मीडोज है। तो यहाँ क्या है, ज़्यादा ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है एज़ कम्पेयर, अगर कंपेयर किया जा रहा है किसके कंपेयर में, स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे, तो उसके कंपेयर में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने मिलती है। It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. इस rich diversity को नेचर में आने के लिए millions of years लग चुके हैं evolution के, तब जाके ये diversity हमारे नेचर में आई है. But we could lose all the wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loss continue. अगर लेकिन ये ऐसा ही चलता रहा, जिस रेट से हमारी स्पीशीज़ लॉस हो रही है, अगर वो लॉस कंटिन्यू रहा तो हम अपनी सारी वेल्थ को 2 सेंचुरी से भी कम में सबको खो देंगे. Biodiversity and its conservation are now vital environmental issues of international concern. कि अब जो बायोडाइवर्सिटी और जो कंजर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट करना, वो क्या बन चुका है, एक वाइटल इन्वायरमेंटल इशू बन चुका है, जो एक इंटरनेशनल कंसर्न है कि हाँ भाई पूरे लेवल पे उसकी एक चिंताजनक बात है. एज मोर एज द पीपल, जैसे हम अराउंड द वर्ल्ड क्या होने रियलाइज़ करने लगे हैं कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंस की क्या इसकी आवश्यकता है बायोडाइवर्सिटी की, हमारे सर्वाइवल के लिए और हमारे वेल बीइंग के लिए, हमारे प्लानट के लिए. ना हाउ मेनी स्पीशीज़ आर देयर ऑन द अर्थ एंड हाउ मेनी इन इंडिया. अब कंपेयर करें कि अर्थ पे कितनी है और इंडिया पे कितनी है. अभी तक हमने ये देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखने मिलती है, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज़ लेवल पे और इकोलॉजिकल लेवल पे. अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कितनी स्पीशीज़ अर्थ पे हैं और कितनी स्पीशीज़ इंडिया में हैं. Since there are published records of all the species discovered and named. क्या कह रहे हैं कि जैसे कि published records हैं सारे जितनी भी species discover और name होती हैं, तो we know how many species all have been recorded so far. अभी तक हमें पता है कि कितने species record हो चुकी हैं, but it is not easy to answer the question of how many species there on the earth. लेकिन इस species का आंसर देना कि कितनी species अर्थ पे एग्जिस्ट करती हैं, इसका आंसर देना मुश्किल है. दो हम ये बता सकते हैं कि इतनी डिस्कवर हो चुकी हैं अभी तक. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. अब इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि जो IUCN है उसकी फुल फॉर्म क्या है. तो किसके अकॉर्डिंग बात करें हम, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, फॉर द कंजर्वेशन, C फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर और उसके नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, दैट इज़ IUCN. और वो भी कौन सा डाटा, 2004 का. जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल हैं स्पीशीज़ के डिस्क्राइब किए गए हैं अभी तक की, वो स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. कितने हैं, 1.5 मिलियन से ज़्यादा हैं जो IUCN डाटा के अकॉर्डिंग है 2004. वो किसका नंबर बताया गया, प्लांट और एनिमल्स का. बट वी हैव नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मैनी स्पीशीज़ आर येट टू बी डिस्कवर्ड. लेकिन हमारे पास इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि अभी और कितनी स्पीशीज़ डिस्कवर होनी है और डिस्क्राइब होनी है. एस्टिमेट वेरी वाइडली Estimates vary widely and many of them are only educated guesses. Rather than many of them क्या है, एक नॉर्मल एजुकेशनल guesses है, मतलब सोच समझ के डाटा एनालिसिस करके गैस लगा दिए कि हाँ इतना हो सकता है. फॉर मैनी टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स स्पीशीज़ इन्वेंटर्स आर मोर कंप्लीट इन टेम्परेट दैन इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज़. कि जो स्पीशीज़ की इन्वेंट्रीज है ज़्यादा कंप्लीट कहाँ होती है, टेम्परेट में एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल कंट्रीज़. क्योंकि ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हमने पढ़ा है क्या होता है, वहाँ डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट. टेम्परेट क्या है कि वहाँ पे ना वेदर डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा होता है. तो अब जो एक जैसा कह सकते हैं कि मिल गई तो मिल गई, ऐसा कुछ होता है. लेट मी चेक कि इसका रीज़न क्या है, टेम्परेट और ट्रॉपिकल में ऐसा क्यों देखने मिलता है. ये तो मुझे पता है कि ट्रॉपिकल मतलब कॉन्स्टेंट, वहाँ का जो इन्वायरमेंट वो चीज़ें कॉन्स्टेंट रहती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं आती, इसलिए वहाँ स्पीशीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं. जहाँ तक कि यही इसका रीज़न है. और हमने पढ़ा भी है, इकोसिस्टम वाले चैप्टर्स में पढ़ा है कि हाँ हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व करें कि ज़्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलती है. कंसिडरिंग दैट एन ओवरवेलमिंग लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द स्पीशीज़ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड इन द ट्रॉपिक्स. अब ये कह रहे हैं कि सोचो, मान के चलो कि कितनी स्पीशीज़ अपना भी अब चाहती हैं कि वो डिस्कवर हो जाएँ, डिस्कवरी के अपने डिस्कवर होने के इंतजार में बैठी हुई हैं.
Biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to the other groups of the animal and the plant to come up with a gross estimation of the total number of species on the earth. तो ये कंपेयर करके उन्होंने एक ग्रॉस एस्टिमेशन बैठाया कि इतना लगभग इतना हो सकता है. तो कुछ एक्सट्रीम एस्टिमेशन गए कहाँ से कि 20 से 50 मिलियन तक गए कि इतनी और होनी है. लेकिन बट अ मोर कंजर्वेटिव और साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट जो था रॉबर्ट मे ने बनाया था. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रॉबर्ट मे का जो एस्टिमेट था उसकी वैल्यू कितनी थी, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी कितनी है, अबाउट 7 मिलियन. तो इनका क्या है, इनको ज़्यादा साइंटिफिक और ज़्यादा कंजर्वेटिव माना चलता है किसका, रॉबर्ट मे का. और कितना बताया था इन्होंने, 7 मिलियन. लेट अस लुक एट द सम इंटरेस्टिंग स्पीशीज़ अबाउट द अर्थ. अब हम देखने चलते हैं कि कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या हैं अर्थ बायोडाइवर्सिटी के जो करेंटली अवेलेबल स्पीशीज़ इन्वेंट्रीज पे बेसिस हैं. मोर देन 70% जो स्पीशीज़ है वो क्या है, एनिमल है. उनको जो रिकॉर्ड किया गया है कि 70% से ज़्यादा स्पीशीज़ क्या है, एनिमल है. वहीं पर जो प्लांट है उनके अंदर कौन कौन आती है, एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नो और एंजियो कंप्राइजेज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल. वो कितना कि वो 22% से भी ज़्यादा, 22% का से ऊपर जाता ही नहीं है उनका टोटल. अमंग एनिमल, अगर एनिमल्स में बात की जाए तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ रिच है. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूरी जो डिस्कवर किए गए मोर देन 70% एनिमल है. एनिमल में ठीक है, फिर एनिमल में भी कौन ज़्यादा है, इंसेक्ट सबसे ज़्यादा रिच स्पीशीज़ है, मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल. तो 70% मतलब अगर 70% एनिमल मिल रहे हैं तो उसमें भी उस 70%, इस 70% में जो एनिमल होंगे वो तो 100% होंगे. और इस 100% में से जो 70% है वो कौन कवर करके रखते हैं, इंसेक्ट्स कवर करके रखते हैं. वही उन्होंने लिखा है कि दैट मीन्स आउट एवरी 10 एनिमल ऑन दिस प्लानट 7 आर द इंसेक्ट. अगर गिनने बैठे कि तो हर 10 जानवर में से जो 7 जानवर है वो इंसेक्ट निकलने वाले हैं. अगेन हाउ डू वी एक्सप्लेन दिस एनॉर्मस डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इंसेक्ट. The number of fungi species in the world is more than the combined total of the species of fishes. जो फंजाई की स्पीशीज है पूरे वर्ल्ड में वो कहीं ज़्यादा है एज़ कम्पेयर किसकी स्पीशीज से कंपेयर करें, फिश, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स और मैमल्स. अब ये नीचे फिगर में अलग अलग पिक्टोरियली समझाए गए सारे ग्राफ्स दिखाए गए हैं, देखते हैं. देखो ये सबसे पहले क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में दिया है, फिर ये वर्टिब्रेट्स का दिया है, फिर प्लांट्स. अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब खाली हो जाता है, पूछते हैं कि लेबल करो कि कौन से क्या था. देखो सबसे ज़्यादा क्या है, इंसेक्ट. इंसेक्ट के बाद क्या है, अदर एनिमल ग्रुप्स. उसके बाद है मलस्क और फिर है क्रस्टेशियंस. तो इसकी ट्रिक है IOMC. IOMC. I for insect, O for other animals, M for mollusk and C for crustaceans. ये तुमको याद हो जाएगी जहाँ तक ट्रिक है. इसकी ट्रिक है IOMC. IOMC तुम ऐसे याद कर, ऐसे कोई किसी को बुला रहा है IOMC, MC को बुला रहा है IOMC, तो ऐसे याद हो जाएगा. इन्वर्टिब्रेट्स के लिए ट्रिक है IOMC और MC कौन है, इन्वर्टिब्रेट है, तो तुम उसको बुला रहे हो. तो IOMC इज इन ट्रिक फॉर इन्वर्टिब्रेट्स. और I फॉर क्या है, इंसेक्ट, O फॉर क्या है, अदर एनिमल्स, M फॉर है मलस्क एंड C फॉर क्या है, क्रस्टेशियंस. नेक्स्ट है हमारी वर्टिब्रेट्स की. वर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा क्या है, फिशेस, फिर है हमारे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स और एम्फीबियंस लगभग सेम है. तो ये तो याद रहेगा, सबसे ज़्यादा क्या है, फिशेस, फिर है उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स और उसके बाद है एम्फीबियंस और मैमल्स लगभग सेम है. तो ये है वर्टिब्रेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. फिर नीचे चलते हैं, वो है प्लांट्स का. प्लांट्स के लिए दिया गया है सबसे ज़्यादा क्या है, फंजाई, फिर है एंजियोस्पर्म, उसके बाद एल्गी के बाद मॉसेस, फर्न्स एंड लाइकेंस. ये लगभग सेम ही है हमारे, बस जो लाइकेंस है वो सबसे कम है. अगर मॉसेस, फर्न्स और लिखो तो ये कम में आता है. सबसे ज़्यादा फंजाई और एंजियोस्पर्म है. ये किसका है, प्लांट का. It should be noted that these estimates do not give any figure for the prokaryotes. देखो ये जो estimates है ना कि ये prokaryotes के बारे में नहीं बताते हैं. तो biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be. तो biologists sure नहीं है कि कितनी prokaryotic species हैं. द प्रॉब्लम इज़ दैट जो कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड है वो सूटेबल नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए, माइक्रोबियल स्पीशीज़ के बारे में जानने के लिए, उनका डाटा जानने के लिए कि वो कितने एग्जिस्ट करते हैं. बहुत सारी स्पीशीज़ जो होती है जिनको हम कल्चर नहीं कर सकते लैबोरेटरी कंडीशन में. इन सारी चीज़ों की वजह से हम उनकी जो पॉपुलेशन है, जो उनकी डाइवर्सिटी है, उनका नंबर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते. इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डेलिनेटिंग स्पीशीज़ फॉर दिस ग्रुप देन देयर डाइवर्सिटी ऑल्सो माइट रन इनटू मिलियंस. कि अब चलो तुम कह रहे हो कि ऐसे तुम्हारे पास ये सूटेबल नहीं है जिससे तुम नंबर वगैरह काउंट कर सको. अगर तुम बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया भी लेके चलते हो तो उसके बावजूद भी इनका जो नंबर जाएगा मिलियंस में जाएगा, जिसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है.
तो इसलिए प्रोकैरियोट्स वगैरह की डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग को कुछ नहीं पता। Although India has only 2.4% of the world's land area, कि जो इंडिया है कितना सिर्फ 2.4% वर्ल्ड्स लैंड एरिया कवर करती है और शेयर करती है ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एक इम्प्रेसिव 8.1%। मतलब जो एरिया है वो तो सिर्फ 2.4% कवर करी है, लेकिन जो कंट्रीब्यूट करती है वो डाइवर्सिटी में 8.1% कंट्रीब्यूट करती है। दैट इज़ व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। कितनी टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड में, जिन इसी रीज़न की वजह से कि एरिया तो कम है लेकिन डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, इसी की वजह से हम जो है 12 मेगा डाइवर्सिटी में से उनमें से एक कंट्री हमारी भी आती है, जो है हमारी कंट्री इंडिया। नियरली 45,000 स्पीशीज़ जो है प्लांट्स की और उसकी दुगनी है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स, मतलब लगभग 90,000 इंडिया में रिकॉर्ड की गई है। अभी तक हम इसके का पढ़ के आए थे कि अर्थ पे कितनी है, अब हम चल रहे हैं इंडिया पे। हाउ मैनी लिविंग स्पीशीज़ आर एक्चुअली देयर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम, कितनी स्पीशीज़ अभी भी एक्चुअली वेट कर रही हैं अपने डिस्कवर होने का, अपने नाम के लिए। अगर हम मे का ग्लोबल एस्टिमेशन उठा भी लें तो ओनली से 22% टोटल स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड। मतलब जितनी टोटल स्पीशीज़ मैंने बोला लगभग 7 मिलियन है, तो उसमें से सिर्फ अभी तक 22% ही डिस्कवर हैं। Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species। अगर इसी एस्टिमेशन को, इसी डाटा को लगाते हम इंडिया की बात करें तो लगभग वहाँ पे 1 लाख स्पीशीज़ प्लांट की है, 3 लाख स्पीशीज़ एनिमल की है। येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब, इतनी स्पीशीज़ क्या होनी है अभी डिस्क्राइब होने से और डिस्कवर होने से बची हुई है। वुड वी एवर बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आर कंट्री, क्या अभी हम कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे ये सारी वेल्थ को, इनका डाटा को। कंसिडर द इमेंस स्ट्रेन मैन पावर टेक्सोनॉमिस्ट एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, कि इसे कंप्लीट करने के लिए इमेंस स्ट्रेन मैन पावर चाहिए और क्या चाहिए, टाइम चाहिए बहुत ज़्यादा। द सिचुएशन अपीयर मोर होपलेस व्हेन वी रियलाइज दैट द लार्ज फ्रैक्शन ऑफ दीज स्पीशीज फेसेस द थ्रेट ऑफ बिकमिंग एक्सटेंट इवन बिफोर वी डिस्कवर देम। और सबसे ज़्यादा जो एक निराशजनक बात है कि जो सिचुएशन जो ये है कि सिचुएशन क्या आ रही है कि हम इन्हें डिस्कवर भी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ये क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगे, एक्सटेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे की वजह से, क्योंकि हमारे जो एक्शंस हैं, जो हमारी जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन है उसकी वजह से हमारी डाइवर्सिटी को क्या हो रहा है, नुकसान पहुँच रहा है। तो नेचर्स जो बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है वो बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल ऑफ द ऑल बुक्स स्टॉक देयर। तो ये एक कोटेशन की तरह दी गई है कि जो नेचर्स की बायोलॉजिकल लाइब्रेरी है कि तब तक तो मैं कैटलॉग, सिर्फ कैटलॉग से मतलब जिसमें सिर्फ नाम होते हैं, अगर तुम वो भी एक बना पाओ उससे पहले ये सारा स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, सब जल के राख हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि नेचर्स बायोलॉजी एक कोटेशन की तरह डाला गया कि दिखाने के लिए कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है हमारी जो हम काम करते हैं, जो हमारे नेचर को हम हार्म करते हैं। नाउ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी के क्या क्या अलग अलग पैटर्न्स हैं। तो पहला है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड, की जो डाइवर्सिटी है प्लांट्स और एनिमल की वो यूनिफॉर्म नहीं है पूरे वर्ल्ड में। बात की जाए क्या दिखता है वहाँ पे, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। फॉर मैनी ग्रुप ऑफ एनिमल्स और प्लांट देयर आर द इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी, बहुत सारे ग्रुप एनिमल और प्लांट्स के लिए वहाँ पे इंटरेस्टिंग पैटर्न है डाइवर्सिटी में। जो मोस्ट वेल नोन बीइंग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, सबसे ज़्यादा जो पैटर्न देखा जाता है, क्या देखा जाता है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। अब वो क्वेश्चन पूछ ले कि मोस्ट वेल नोन बीइंग जो पैटर्न है कौन सा ऑब्जर्व होता है डाइवर्सिटी में, वो होता है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। इन जनरल अगर जनरली बात की जाए जो स्पीशीज़ हैं, इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते रहते हैं। अब वहीं पे जो इसका एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है जिन्होंने यहाँ मेंशन किए गए कि जो जनरली देखा जाता है, क्या देखा जाता है, अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे डाइवर्सिटी हमारी घटती जाएगी। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि ट्रॉपिक्स में latitudinal range 23.5 degree north to 23.5 degree south harbor more species than the temperate, वहाँ पे टेम्परेट से ज़्यादा स्पीशीज़ मिलेगी और पोलर एरिया से ज़्यादा। कोलंबिया लोकेटेड नियर द इक्वेटर हैज़ नियरली 1400 स्पीशीज़ ऑफ द बर्ड्स, वहीं पे न्यूयॉर्क पे 41 डिग्री नॉर्थ पे मिलती है 105 स्पीशीज़ और ग्रीनलैंड पे मिलती है 71 डिग्री नॉर्थ पे सिर्फ 56 स्पीशीज़। ये कंपेयर किया गया। अब वहीं पे बात की जा रही है इंडिया की। इंडिया में क्या देखने मिलता है
India, with the much of its land area in the tropical latitude, has more than 1200 species of birds. वहाँ पे लगभग 1200 से भी ज़्यादा species हैं birds की. A forest in a tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in a temperate region like Midwest of the USA. अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो इक्वाडोर जैसे फॉरेस्ट है, कैसा फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रीजन है, और वहाँ कितनी स्पीशीज़ है, 10 गुना स्पीशीज़ है अगर कंपेयर किसकी जाए वेस्कुलर प्लांट्स की. इसके कंपेयर में जो वहीं पे जो फॉरेस्ट है उतना ही एरिया का टेम्परेट रीजन का, कहाँ पे, मिड वेस्ट यूएसए. तो वहाँ पे बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पे क्या है 10 टाइम्स कौन से पेड़ों की बात की गई है, वेस्कुलर प्लांट्स उनकी. नाउ द लार्जली ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट. अब हम किसकी बात करें, अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट की. कहाँ पे है वो, साउथ अमेरिका. बोलते हैं ना साउथ अमेरिका के जंगलों में आग लग गई तो बहुत स्पीशीज़ का नुकसान हो गया. क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक लार्ज एरिया जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी रिच है. तो क्या है वो, लार्जली ट्रॉपिकल अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका हैज़ द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द अर्थ. पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी वहीं पे है. इट इज़ अ होम टू मोर देन, किसका घर है वो, 40,000 से स्पीशीज़ प्लांट का घर है, लगभग 3,000 फिशेस का घर है, 1300 फिश, जो 1300 स्पीशीज़ हैं बर्ड्स की हैं, 427 मेमल्स हैं, 427 एम्फीबियंस हैं, 370 रेप्टाइल्स और मोर देन 1,25,000 इनवर्टिब्रेट्स. तो इतनी ज़्यादा इस डाइवर्सिटी रिच जगह है वो, इतनी सारी वहाँ पे स्पीशीज़ हैं, इतनी सारी स्पीशीज़ का, इतने सारे लोगों का वहाँ पे घर है. Scientists estimate that these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered. साइंटिस्ट ने अनुमान लगा है कि यहाँ पे लगभग 2 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं जो क्या हुआ है, जिनको अभी डिस्कवर करना है हमें, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है. अब देखो क्यों ज़्यादा स्पेशल है, क्यों वहाँ पे ग्रेटर डाइवर्सिटी है, इसका रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर ट्रॉपिकल का मतलब होता है एक तरीके से कांस्टेंट. तो वहाँ पे जो उसके इन्वायरमेंटल है ना वो ज़्यादा वेरिएबल नहीं आता, उसमें ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती, ऑलमोस्ट थोड़ा कांस्टेंट सा चलता है. तो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती तो वहाँ की स्पीशीज़ को ज़्यादा कॉम्पिटिशन, ज़्यादा ये सब चीज़ें अपने आप को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती वहाँ पर. तो वो ईजिली वहाँ पर रह सकती हैं. तो मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं कि वहाँ डिस्टर्बेंस कम है. Ecologists and evolutionary biologists have proposed the various hypotheses. उन्होंने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए हैं. कुछ इंपॉर्टेंट वन है पहले कि जो स्पेशिएशन है जनरली फंक्शन है टाइम का. अनलाइक टेम्परेट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट, वही दिखा वहाँ क्या होता है, फ्रीक्वेंट गैलेक्सिएशंस होते रहते हैं पास्ट में. एज़ कम्पेयर किसके करें, जो टेम्परेट होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिक. तो पहला हाइपोथेसिस वही दी उन्होंने. ट्रॉपिकल लेटीट्यूड रिमेन रिलेटिवली अनडिस्टर्ब फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स. जो उसका लेटीट्यूड है, जो वहाँ की कंडीशंस है वो अनडिस्टर्ब रहती हैं सालों सालों तक. एंड हैड अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन. और एक काफ़ी लंबा टाइम होता है कि स्पीशीज़ वहाँ पे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर सके. दूसरा हाइपोथेसिस दिया कि जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है टेम्परेट की तरह नहीं है, वो लेस सीजनल है, रिलेटिवली मोर कॉन्स्टेंट है और प्रिडिक्टेबल है. यही मैंने बताया था कि जो उसका वहाँ का सीज़न है वो सब क्या है, कॉन्स्टेंट रहता है, प्रिडिक्टेबल होता है कि हम पता कर सकते हैं कि अब ये हुआ है तो अगला ये सीज़न आने वाला है. सच कॉन्स्टेंट इन्वायरमेंट प्रमोट द नाइक स्पेशलाइजेशन एंड लीड्स टू द ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी. अब क्वेश्चन पूछ ले कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो नाइक स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करती है, तो क्या है वो, कांस्टेंट इन्वायरमेंट है. ये इंपॉर्टेंट है लाइन, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जो नाइक स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करती है, वो क्या है, कांस्टेंट इन्वायरमेंट. और उससे अगर नाइक स्पेशलाइजेशन होगा तो वहाँ पे ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी आएगी ऑब्वियसली. थर्ड हाइपोथेसिस देखिए कि वहाँ पे ज़्यादा सोलर एनर्जी अवेलेबल है इन द ट्रॉपिक्स, वो जो कंट्रीब्यूट करती है ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी में, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन होता है इनडायरेक्टली ग्रेटर डाइवर्सिटी में. तो ये था लेटीट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट पैटर्न, वो भी किसका, बायोडाइवर्सिटी का, जो सबसे ज़्यादा देखने मिलता है. ये क्वेश्चन है. ज़्यादातर हमने क्या देखा है कि हम जैसे जैसे इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो स्पीशीज़ की जो वेरिएबिलिटी है वो घटती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं. पहले अर्थ बताया गया वहाँ पे, फिर इंडिया में बताया कि कितनी कितनी क्या क्या स्पीशीज़ हैं, और ये बताया गया है जो ट्रॉपिकल है वो ज़्यादा क्यों है स्पीशीज एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट. तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट तक. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप से, और तब तक के लिए इसको पढ़ लेना. दोबारा एक बार रीड आउट करना बहुत ज़रूरी है. जब तक खुद से एक बार पूरा रीड ना कर लो तो वो चीज़ें क्लियर नहीं होती. और बेसिकली इसमें ज़्यादातर क्या है, चीज़ों को याद रखने वाला है, ग्रैस्प करने वाला है, समझने वाला कम है. कुछ चीज़ें हैं समझने वाली, जैसे ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ये सब हो गए. बाकी जो डाटा है कि इतनी स्पीशीज़ हैं, इतना नंबर है, तो ये सब तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है. चलो तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय.